नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और लेकर आया हूं देश का सवाल। आज देश का सवाल में बातचीत होगी G20। जी हां, जिसका मेजबान इस बार भारत खुद है। बात इस बात की होगी कि भारत को क्या मिलेगा, जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं वो कहां रुकेंगे, क्या बातचीत करेंगे, बायलैटरल में क्या होगा, आतंकवाद को लेकर क्या होगा, ये तमाम बातचीत हम करेंगे। भारत पूरी तरीके से तैयार है। इसको लेकर नई दिल्ली में तमाम तैयारियों की गई हैं। G20 समिट के मद्देनजर भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर पूरी तरीके से तैयार है। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ खूबसूरत लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। कहीं फाउंटेन नजर आ रहे हैं तो कहीं फूलों की सजावट से दिल्ली गुलजार आ रहा है। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली G20 समिट पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई हैं। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक इस समिट में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जो G20 समिट में हिस्सा नहीं लेंगे। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 में हिस्सा लेने के साथ साथ 8 सितंबर को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय यानी बायलैटरल बैठक में शामिल होंगे। यानी बाइडेन मोदी मिलेंगे, जिनपिंग कहीं ना कहीं जलेंगे। कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। लोग क्या सोचेंगे दिल्ली में आकर। दिल्ली को पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। खातिरदारी मेहमानों की कैसे होगी, बातचीत क्या होगी, कड़े संदेश क्या जाएंगे, इन सब चीजों को लेकर चर्चा होगी। चीन के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 में शिरकत नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि 2012 में पदभार ग्रहण करने के बाद से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सालाना G20 समिट को कभी स्किप नहीं किया। G20 के अलावा जिनपिंग आसियान और ईस्ट एशिया समिट से भी गायब रहे। आखिर जिनपिंग के साथ क्या परेशानी है कि वो सम्मेलनों में जाने से कतराते हैं। यहां तक कि पिछले दिनों ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका में मौजूद रहकर भी वो एक अहम मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। चर्चाएं हैं कि शी जिनपिंग को भारत में साइडलाइन होने का खतरा सता रहा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग को सीमा विवाद पर दो टूक जवाब दिया, उसके बाद जिनपिंग दिल्ली में अपनी मौजूदगी को लेकर बेहद असहज महसूस कर रहे थे। एक्सपर्ट की माने तो G20 के आयोजन के साथ वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ रही प्रतिष्ठा भी जिनपिंग के गले नहीं उतर रही है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जिनपिंग इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति का भी सामना करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या भारत के अलावा अमेरिका के साथ भी चीन के बढ़ते तनाव को देखते हुए जिनपिंग ने उन सभी वैश्विक मंचों से किनारा करने का फैसला कर लिया है जहां मोदी और बाइडेन एक साथ होंगे। हम आपको सुनाएंगे कि अमेरिकी प्रवक्ता ने इस पूरे मसले पर क्या कहा और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या कहा। I think at different points of time in G20, there have been some presidents or prime ministers who, for whatever reason, have chosen not to come themselves. But, that country and that country's position is obviously reflected by whoever is the representative on that occasion. So you've had, some occasions where you've had, a president or two, sometimes three, who have not themselves come. But I do think, my sense from talking to the ministers certainly, and I know the Sherpas are in touch with each other. They are right now trying to hammer out the final document. I think everybody is coming with a great deal of seriousness. आगे बढ़े, समझे कि G20 से भारत को क्या मिलने वाला है। G20 का जो आयोजन है, इसका मकसद क्या है, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। दुनिया में मोदी की जय से किसको भय है? G20 से हिंदुस्तान को हासिल क्या होगा? मोदी का डंका जिनपिंग का डर क्यों है? क्या G20 पर भी विरोध का 2020 है? क्या सुरक्षा परिषद में भारत का दावा मजबूत होगा? ये 3-4 अहम सवाल है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड JS सोडी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, और एडवोकेट महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले सोडी सर, आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली सच के तैयार है, लगातार वो विजुअल्स में हम आपको दिखा रहे हैं, मेजबानी है,
भारत का नेतृत्व है। भारत इसको कैसे देख रहा है, मैं सेकंड पार्ट में आऊंगा कि वर्ल्ड इसको कैसे देख रहा है, भारत इसको कैसे देख रहा है, भारत का टेक अवे अगले 2 से 3 दिन में क्या होना चाहिए। जय हिंद रजत जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। हर भारतीय नागरिक और एनआरआई के लिए ये गर्व और गौरव की बात है कि भारत G20 का शिखर सम्मेलन होस्ट करने जा रहा है। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक महाशक्ति बन के उभर चुका है। हर भारतीय नागरिक को बहुत उल्लास है कि इतना बड़ा जो सम्मेलन है वो भारत में हो रहा है। जहां तक मेरा ध्यान जाता है, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में इतना बड़ा सम्मेलन आज तक नहीं हुआ जो कि भारत में हो रहा है, और भारतीय सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की इसको सफल बनाने में, और भारत के हर नागरिक ने इसमें अपना योगदान दिया है, कोई भी कैपेसिटी में या कैपेबिलिटी में। रजत जी, जहां तक दुनिया है, दुनिया आज भारत को एक बहुत अच्छे नजर से देखती है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी देश में गए हैं उन्हें इतना मान सम्मान मिला है जो कि मैंने अपनी पूरे जीवन काल में आज तक नहीं देखा है। पिछले कुछ सालों में 15 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोत्तम ऑनर और अवार्ड दिया है। मेरे कहने का मतलब है, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महाशक्ति बन के उभर चुका है। बेशक दुनिया हमें औपचारिक तरीके से महाशक्ति ना बोले, लेकिन हम किसी भी लिहाज से महाशक्ति से कम नहीं है। ठीक है, आता हूं सर आपके पास, एक बार सुधाकर जी के पास चलते हैं। सुधाकर जी, मेरा भी सवाल आपसे यही है, भारत इसको कैसे ले रहा है? भारत को 3 बड़ी चीजें G20 के इस पूरे समिट को होस्ट करके, मेजबानी करके, अध्यक्षता करके क्या मिलने वाली है? राकेश जी, बहुत धन्यवाद। आपको और हमारे को पैनलिस्ट को बधाई, व्यूअर्स को भी बधाई हो। जो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं उसका होगा कि भारत को इससे जितना हम उम्मीद कर रहे हैं उससे कोई गुना ज़्यादा कुछ मिलने जा रहा है। वो इस नजरिया, इस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करिए कि आज के दिन में विश्व के सामने सबसे बड़ा चुनौती क्या है। मेरे समझ के मुताबिक आज के दिन में विश्व में सबसे बड़ा चुनौती है पोलराइजेशन। देश देश जो हैं ये ऐसा विभाजित हो चुके हैं, बांटे हुए हैं, डिवाइडेड सोसाइटी और नेशन है। ये जो कोल्ड वॉर के टाइम में था, बाइपोलर वर्ल्ड, और उसके बाद हम सोचते रहे कि यूनिपोलैरिटी विल मैनिफेस्ट इन सम फॉर्म, बट देखने में नहीं मिला। अभी पॉलीसेंट्रिक या मल्टीपोलर वर्ल्ड अभी देखने में लगा है। तो धीरे धीरे ये विभाजित होते जा रहा है। ऐसा समय में मेरे सोच विचार के मुताबिक सिर्फ भारत के सामने नहीं बल्कि विश्व के सामने सारे देशों को एकत्रित करना, कॉमन चैलेंजेस को सामना करना और सबके एक प्लेटफॉर्म में लाना निहायत आवश्यक है। इसके लिए आज के दिन में भारत से बढ़कर कोई देश नहीं है जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ रहा है और दक्षिण को उत्तर के साथ सही तरीके से, काबिलियत के साथ जोड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विश्व में आप देखिए, पैंडेमिक से पहले रुबाया और कुछ था, ये कोल्ड वॉर 2.0 की आप स्थिति में देखिए, और पैंडेमिक के बाद आज के दिन में स्थिति जो है, ग्लोबल एनवायरनमेंट, जियोपॉलिटिक्स बोलिए, जियो इकोनॉमिक्स बोलिए, ये इसका व्याख्या और कुछ रूप और रंग के साथ ये साबित हो रहा है। तो क्या है ये अंतर? अंतर में हमें ये समझना पड़ेगा। आज के दिन में सबसे पहला अंतर आ जाता है कि पहले जीडीपी सेंट्रिक एक ग्लोबल ऑर्डर था। आज के दिन में पैंडेमिक के बाद बचाव, खुद की बचाव एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है सबके जीवन में। हमेशा रहता है लेकिन आज एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। इसलिए ये ह्यूमन सेंट्रिक एक सोसाइटी, एक जियोपॉलिटिक्स इमर्ज हो रहा है। दूसरा पॉइंट, सबको ये एहसास होने लगा है चाहे विश्व में कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो सस्टेनेबल रिलायबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन अगर डिसरप्ट जाता है, जो डिसरप्ट हुई थी कोविड के दौरान, ये कॉमन मैन का जो लाइवलीहुड के ऊपर बहुत गंभीर रूप से बहुत अटैक करता है, बहुत उसका उल्टा साबित होता है। तो इसीलिए हमें एक रिलायबल, क्रेडिबल, डिपेंडेबल ग्लोबल सप्लाई चेन होना निहायत आवश्यक है। वो कहाँ पे हो सकता है, कैसे हम उसको नियम कानून को ये सुधार सकें। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो 1945 में जो विश्व की जो संस्था है, ग्लोबल संस्था है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हमने
संगठित किए थे, क्या आज वो कामयाब हैं? ये कोल्ड वॉर 2.0 के स्थिति में जब मल्टीपोलैरिटी बढ़ती जा रही है, पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड बढ़ती जा रही है, अलग अलग लीडर उभर के निकल रहे हैं, क्या ऐसा स्थिति में भारत जैसे देश में जहां पे 1.42 बिलियन की संख्या की पॉपुलेशन है, क्या इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो ये G20 एक, मैं आज के दिन में कह रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या वर्ल्ड बैंक या IMF, कोई भी ग्लोबल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन से बेहतरीन भारत ने आज सबको शिक्षा दिया है। एक कोटेशन नहीं, एक में ये प्रोवर्ब नहीं है, लेकिन ये हकीकत हमारा वे ऑफ लाइफ है। वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, मैं डिफेंस, डाटा शेयरिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, लोन्स, इस पर भी आऊंगा, आ रहा हूं। एक बार सिद्धार्थ यादव जी के पास, उसके बाद आ रहा हूं महिमा जी आपके पास भी। सिद्धार्थ, ये एक ऐतिहासिक क्षण है खास तौर से भारत के लिए। उस समय पर जब ग्लोबल इकोनॉमी बहुत कई शाबी रूप में थी, आज स्थिरता है रूस और यूक्रेन के चलते। मल्टीपोलर आप कह सकते हैं, वर्टिकल्स में ग्लोब बटा हुआ है। एक तरफ चीन पाकिस्तान भी है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन भी है, फिर यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका की लामबंदी। ऐसे में G20 का आयोजन, अध्यक्षता और मेजबानी दोनों आपकी, भारत के लिए कितना बड़ा अवसर? रजत जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत जन्मदिन शुभकामनाएं। मेरी आवाज एको हो रही है? आप एक बार प्लीज बिल्कुल क्लियर है सर, आप बोलिए। अच्छा, नहीं, मेरे को एको हो रही है रजत जी। जी रजत जी, ये निश्चित रूप से हमारे सभी देशवासियों के लिए, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए, मैं मानता हूं सबसे गौरव का क्षण है। क्योंकि आज जिस पड़ाव पर भारत खड़ा है पूरे विश्व में, जो हमारी पहचान है, उस समय पर ऐसे पूरे विश्व के बड़े नेताओं की हमारे देश में दस्तक देना और उनको ऐसे समय में भारत आना और G20 की भारत को मेजबानी होना, इससे बेहतर समय हमारे लिए नहीं हो सकता था। हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, 75 वर्ष हमने पूरे किए और अब हम प्रॉमिसिंग कंट्री के नाते पूरे विश्व को दिखा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज सुबह ही हमने देखा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी का जैसा एक बयान आया और उन्होंने कहा कि जो टाइमिंग भी है और G20 की मेजबानी भारत के पास भी है, वो इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। जिस प्रकार से भारत पूरे वैश्विक समस्याओं के एक उत्तर के नाते निकल करके आ रहा है, ऐसे समय में जब वो मेजबानी कर रहा है और लीडरशिप कर रहा है, तो हम भारत के साथ मिलकर के विश्व की समस्याओं को हल करेंगे। आज पूरा विश्व हमको वैश्विक समस्याओं के हल करने के लिए एक समाधान मानता है, एक हमसे उम्मीद रखता है कि हम उनको कर सकते हैं। और पूरे विश्व में जो हमारी छवि बदली है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। रजत जी, मैं स्वयं एक वर्ष अभी ब्रिटेन में रहा और वहां पर भारतीय को लेकर के, जो एक सामान्य नागरिक को लेकर के, जो एक दूसरे देश के सामान्य नागरिक में जो छवि का अंतर हुआ है, वो बिल्कुल अविस्मरणीय है, वो सोचने से परे है। और भारत को देखते ही, भारतीय को देखते ही एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि ये उस देश से आते हैं लोग जो आने वाले समय में पूरे विश्व को वास्तव में विश्व गुरु बनकर दिखाएंगे और पूरे विश्व को लीड करने वाले हैं। और वो बहुत सी नीतियों के कारण हुआ है, जो 9 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री की नीतियां रही हैं पूरे विश्व में भारत की एक पहचान को बनाने के लिए। चाहे फिर वो उसमें ग्लोबल साउथ जैसे को एस्टैब्लिश करना, हमने ग्लोबल साउथ जैसी टर्म कभी नहीं सुनी थी, पर आज ग्लोबल साउथ भी सुनने में आता है। एक विश्वास का भाव आया है। मल्टीपोलर वर्ल्ड की बहुत अच्छी चर्चा आप लोग कर रहे थे। बाइपोलर वर्ल्ड में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में अब एक नई वर्ल्ड है, वो है विश्वास की। क्योंकि अब लोग समझ गए कि पहले की सदियां किसी की भी रही हो, पर अगर ट्रस्ट किसी पे किया जाता है पूरे विश्व में, तो वो भारत पर किया जा सकता है और भारत की नीति पूरे विश्व में कल्याण। महिमा जी, विपक्ष इसको कैसे देखता है? ये एक बड़ा अवसर है भारत के लिए, जहां वो अपना परसेप्शन चेंज कर सकता है इस आयोजन के बाद से। जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, वो यहां से कुछ ना कुछ सोच लेकर जाएंगे, भारत की एक बदली हुई तस्वीर देखकर जाएंगे। महिमा जी, मैम अनम्यूट करिएगा एक बार। जय हिंद। रजत जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। हमें लगता है कि भाजपा को आदत ही है बढ़ा चढ़ा करके बातों को दिखाने की और बताने की। अभी जब भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि जो है राष्ट्रों का हमारे दरवाजे पर दस्तक देना, मतलब ये जो शब्द हैं, ये बोलने से पहले उन्होंने सोचा भी नहीं कि पूरा भारत
देश और विश्व जानता है कि G20 की जो मेजबानी है वो आपको कैसे मिलती है, रोटेशन से मिलती है। हम सबके लिए आज बहुत गर्व की बात है कि आज वो नंबर भारत का आया है, मगर न इसमें भाजपा का कोई रोल है, न इसमें नरेंद्र मोदी जी का कोई रोल है। ये उन लोगों की जो है दृष्टि है, उन लोगों का जो सपना साकार हो रहा है, जिनके कर्मों की, जिनके कार्यशैली के बदौलत भारत ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर शामिल किया जा सका। जब G20 जब गठन हुआ, इसका जो इतिहास यदि आप देखेंगे तो भारत को ऐसे पटलों पर आने का जो अवसर मिला, वो 1947 के बाद जो बेहतरीन विदेश नीतियां बनाई गई उस समय की सरकारों के द्वारा, जिसमें से ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही, उन विदेश नीतियों की वजह से जो दृष्टा प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय उनकी वजह से आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उस पटल पर जाकर खड़े होते हैं। जो पंचशील की नीतियां तब बनाई गई थी, जिनकी वाहवाही पूरे विश्व भर में हुई थी, उनकी वजह से आज हम हैं। 2014 के अंदर हम 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। 2014 से 2024 में ये जो 3 रैंक्स का जो इजाफा आया है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये सब स्वाभाविक है। इसमें न नरेंद्र मोदी जी का, न भाजपा का कोई विशेष योगदान उनका नहीं है। ठीक है, ये मैं पीढ़ियों की रोटेशनल को मेहनत मान है। गया, मैं मान गया कि रोटेशन है, ठीक है, बाय नेचर है, बाय डिफॉल्ट है, वो घूम आ रहा हूं सिद्धार्थ जी एक मिनट। लेकिन क्या आपको लगता है, ये एक मैंने जो सवाल आपसे पूछा, जो तैयारियां हैं, जो लीडरशिप है, उससे एक परसेप्शन भारत का बदलेगा आने वाले दिनों में? मेरा सवाल सीधा सीधा ही। मैं बताती हूँ आपको, बिल्कुल जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों के ऊपर, जिसको अंग्रेजी में चेरी ऑन द केक बोल देते हैं, वो इस सरकार का आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है। जो इन्होंने भारत वर्सेस इंडिया का जो पिछले चंद दिनों में आपने देखा, जो सुर्खियों में है और विश्व भर में है, बिकॉज दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, जिसको भाजपा स्वीकारती नहीं है। जब ये बोलते हैं कि राहुल गांधी जाकर विदेश में क्या बोलकर आए, तो ये भूल जाते हैं कि जब ये यहाँ रहकर इस तरह के हम बोलेंगे कि बचकाने काम करते हैं, तो वो विश्व में कैसे दिखाई देते हैं, खासतौर से तब जब हम G20 की मेजबानी करने जा रहे हैं। और पहले ही आप देख रहे हैं कि सीमा विवाद को लेकर के, मैं बस 5 सेकंड में अपनी इस बात को पूरा करूंगी। सीमा विवाद को लेकर के 24 अगस्त की ब्रिक्स की बैठक के 4 दिन के बाद शी जिनपिंग जी का जो कदम था, वो क्या था? शी जिनपिंग ने एक नया नक्शा जारी कर दिया चीन का, और अब वो जब बैठक होने जा रही है इस वीकेंड पर, तो वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेकर आगे जा रहा हूं। कर्नल सोधी साहब, ये जो चाइना से शी जिनपिंग साहब, इसमें नदारत है, नहीं आएंगे, इस बात पर अमेरिका के भी विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट इशू किया और कहा कि बहुत सरप्राइजिंग है कि वो नहीं आ रहे। पिछली भी कई मीटिंग्स जहां पर जो बाइडेन और भारत साथ थे, उन्होंने स्किप करी। ना आने पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि कौन आता है नहीं आता है, यह जरूरी है कि वो क्या बात आकर रखते हैं। यह देश डिसाइड करता है कि कौन रिप्रेजेंटेटिव वहां से जाएगा। चाइना के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बाइकआउट। लेकिन जिनपिंग आते तो शायद बातचीत होती, चाहे वो अमेरिका के स्तर पर होती या भारत के स्तर पर होती, या तीनों देश साथ बैठ सकते थे। ना आने का मतलब क्या है, सोडी साहब? रजत जी, ये जो 18वीं G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसमें 2 देश के नेता नहीं आ रहे, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पिछली जो 17वीं मीटिंग हुई थी बाली इंडोनेशिया में, उसमें 3 देश के लीडर्स नहीं आए थे, और उससे पहले 2021 में जो 16वीं G20 की मीटिंग हुई थी रोम इटली में, उसमें 6 देश के नेता नहीं आए थे। मेरे कहने का मतलब है, जब इतने बड़े लेवल पे शिखर सम्मेलन होते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि कोई ना कोई देश के नेता आते हैं, कोई नहीं आते हैं। लेकिन कोई भी बड़े देश के नेता या छोटे देश के नेता जो नहीं आते हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो वही काम करते हैं। देखिए रजत जी, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देश का नेता नहीं आना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काम होता है वो पहले सारा स्ट्रीमलाइन हो जाता है शेरपास के थ्रू, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स के थ्रू, और सिर्फ एक फाइनल ड्राफ्ट जो होता है वो तैयार किया जाता है रिलीज के लिए शिखर सम्मेलन के बाद। हाँ, मैं ये मानता हूं कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है जब कोई बड़ा नेता नहीं आता है। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा कि हम घर में जब किसी मेहमान को खाने पे बुलाते हैं, 10 मेहमान को बुलाते हैं और 2 नहीं आते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। वो पार्टी या वो मीटिंग तो चलती है। जहां तक चीन का सवाल है, ऐसा तो नहीं है। जो रिश्ते भारत और अमेरिका के बीच करीब आए,
चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर हो, चाहे समुद्र में लेकर हो, क्वाड को लेकर, क्या इसके चलते थोड़ा कॉर्नर हुआ है चीन? रजत जी, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे जैसे भारत और अमेरिका की नजदीकियां बढ़ रही हैं, चीन हमसे और अमेरिका से और दूर होता जा रहा है। ऐसी एक स्थिति पैदा हुई थी दशकों पहले, जब पहली शीत युद्ध या फर्स्ट कोल्ड वॉर हुआ था अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। भारत तब भी नॉन अलाइंड था, अब भी नॉन अलाइंड है, लेकिन तब हमारा झुकाव यूएसएसआर की तरफ हो गया था और चीन को खतरा लगा। और चीन का जब स्प्लिट हुआ यूएसएसआर से 1956 से 1966 के एक दशक में, उसी दशक में 1962 में चीन ने भारत पे हमला बोला था। यानी कि कहने का मतलब है, चीन तब एक आक्रामक रवैया अपनाता है जब वो देखता है कि भारत या अमेरिका या पहले सोवियत संघ के साथ नजदीकियां बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे अमेरिका हमें लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है, चीन को प्रॉब्लम तो हो रही है। मैं 1 मिनट और चाहूंगा रजत जी, 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का एक अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें एक जंग है 2035 में, पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत पे अरुणाचल प्रदेश के लिए। और इसमें जो पहला जंग है वो है अमेरिका और चीन का ताइवान के ऊपर, जिसकी पुष्टि इसी साल 3 फरवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने की है, जब उन्होंने कहा कि 2027 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा ताइवान के ऊपर। यानी कि कहने का मतलब है, अगले 40 साल दुनिया 6 और युद्ध देखेगी, और ये 6 के 6 युद्ध चीन लड़ेगा एशिया और हिंद प्रशांत इलाके में। जैसे जैसे चीन आर्थिक तरीके से और सैनिक शक्ति से मजबूत हो रहा है, वो ये पश्चिमी देशों की जो संस्थाएं हैं, चाहे G20 है, चाहे दूसरी हैं, उससे वो दूर होना चाहता है, क्योंकि चीन की अपनी संस्थाएं ब्रिक्स हो, एससीओ, वो और मजबूत होती जा रही है। ठीक है सुधाकर जी, मैं इस पॉइंट पर आ रहा था, चाहे वो ताइवान का पॉइंट हो या फिर अमेरिका यहां होगा, यूक्रेन और रूस युद्ध, यूक्रेन को लेकर क्या बातचीत होगी G20 में? क्योंकि भारत भले ही पुतिन ना है, लेकिन एक ट्रेडिशनल संबंध है, ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप आपके साथ अमेरिका की बड़ी है, रिश्तों में सुधार हुआ है, लेकिन ट्रेडिशनल पार्टनर आपका रूस है। ऐसे में क्या यूक्रेन और रूस को लेकर भी कोई बातचीत संभव है, या आपको लगता है कि भारत इसको फिलहाल अवॉइड करेगा? देखिए राकेश जी, सवाल बड़ा जबरदस्त आप पूछ रहे हैं। इसके ऊपर काफी चर्चा हो रखी है, पिछले 2-2.5 साल से होती आ रही है, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है। तो मैं तो ये कहूँगा, हमें ये एक्चुअली पहचाना जरूरी है, थोड़ा सा याददाश्त पीछे ले जाना ठीक रहता है कि G20 की जो फॉर्मेशन है, जो संगठन हमने बनाया था, किस कारण की वजह से बनाया था, ये समझना भी उसको बहुत आवश्यक है। ये उस समय बना था 1999 को, ये एशिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स एकत्रित होके एक उसको मसले को हल करने का रास्ता निकालने की कोशिश किए थे। उसके बाद 2007 और 8 को जब ये लेमैन ब्रदर का क्राइसिस हुआ, ये देखा गया कि यूएस जैसे सुपर पावर है, सबसे वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो देखा गया कि जो स्तर पे, जिस लेवल पे ये G20 को मानते थे, उसको बढ़ा के उसका स्तर बढ़ाया गया, लीडरशिप लेवल पे लाया गया। उसके बाद जैसे जैसे फाइनेंशियल चैलेंजेस बढ़ते गए, वैसे वैसे उसका हेड ऑफ स्टेट की स्टेटस दिया गया। तो बेसिकली इसका सेंट्रल स्पाइन क्या है, पैराडाइम क्या है? सेंट्रलिटी ऑफ G20 इज नथिंग बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ लोग उसको काउंटर आर्ग्यू कह सकते हैं कि यूक्रेन लड़ाई की वजह से सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। एक यूक्रेन युद्ध है और दूसरा पोस्ट कोविड इकोनॉमिक स्लोडाउन, जो चेन आपने कहा टूटी है, उसमें जो डेवलप कंट्रीज थे वो तो निकल गए, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उस पर असर आज भी है। इसको लेकर भी बातचीत, प्लस जो इंटरनेशनल लोन्स की मार है उसको लेकर बातचीत G20 में। अगर ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे राकेश जी, अगर मैं आपकी इजाजत है, मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं। यहीं पे मैं आ रहा था, जो सवाल आप केंद्र बिंदु जिसके ऊपर उंगली आप डाल रहे हैं, उसी के ऊपर मैं आ रहा हूं। यूक्रेन लड़ाई या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए विश्व में पीस एंड हार्मनी के लिए एक संस्था क्रिएट किया गया है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इनको एकत्रित होकर सोच विचार करके उसका समाधान करना चाहिए, ना कि G20।
G20 का जो क्रिएशन है, जो शुरुआत है, उसका जो पहलू, जो सेंट्रल पहलू है, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक चीज है। दूसरा जो सवाल आप कह रहे हैं, ये एक दूसरा पहलू है। यूक्रेन लड़ाई की वजह से सबसे ज्यादा बुरा असर अगर पड़ा है, ये है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या है? मेरे पास एसएमएस आ रहे हैं मोबाइल पे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा ग्लोबल साउथ है क्या। ये ग्लोबल साउथ शुरुआत हुई नॉन अलाइनमेंट, सोनी साहब जो कह रहे थे, हाँ। ये आजकल उसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो फॉरेन रिलेशंस की लैंग्वेज में। ये G77 एक समय था, उस समय भारत उसका लीडर हुआ करता था। भारत, इजिप्ट और यूगोस्लाविया, ये तीनों की जो लीडरशिप हेड थे, तो ये तीनों की माध्यम से इसको काफी एक मान्यता दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे ये नॉन अलाइन कंट्री आज के दिन में 125 नहीं बल्कि 135 हो चुके हैं, जिसमें से 125 देशों ने इस साल जनवरी के महीने में ग्लोबल साउथ का जो मीटिंग हुआ था चेयर बाय इंडिया, उसमें अटेंड किए थे। और ग्लोबल साउथ का मीटिंग में इंडिया 3 चीजों, मुख्य जो मेन चीज है, उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था। नंबर 1, राइज इन प्राइस इन फ्यूल। नंबर 2, राइज इन प्राइस इन फूड सिक्योरिटी, सबसे बड़ा चैलेंज है। नंबर 3, राइज इन प्राइस इन फर्टिलाइजर। ये 3 चीजों को सेंट्रल पॉइंट बना के हम ग्लोबल साउथ का एक इफेक्टिव, एक असरदायक वॉइस बनने की सिर्फ कोशिश नहीं किए हैं, बल्कि बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। आज इसलिए हम देखने जा रहे हैं अफ्रीकन यूनियन जैसे देश है, ये भी G20 में शामिल होने जा रहे हैं। बैक टू यू राकेश। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी आपके पास। जब महिमा जी से बात हुई, क्योंकि आज राजनीतिक के साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड्स के, वो भी साथ में, तो सिद्धार्थ जी, महिमा जी बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है। वो कह रही ठीक है, ये शान की बात है, लेकिन कहा ये एक जनरल फिनोमिना है, और कहा पॉम्प एंड शो ज्यादा है। देखिए रजत जी, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ, महिमा जी ने जब बात भी अपनी रखी तो वो एक लाइन भी ये नहीं बोल पाई कि हाँ बहुत अच्छा, हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, पूरा विश्व आ रहा है, हमें इन विषयों पर फोकस करना चाहिए, भारत कैसे ग्लोबल लीडर बन सके। ये विपक्ष की एक समस्या हो चुकी है। वो विपक्ष को किस स्तर तक विरोध करना, वो मैं सोचता हूँ भूल गए हैं। और G20 जैसे विषय उन्होंने बोला कि जो हमारे लोगों ने बनाया था, मतलब सब कुछ ही गांधी परिवार ने बनाया था, जो पटल हम लोगों ने बनाए थे, जहां पर हम पहुंचे, अब जाके आप भाषण दे रहे हो। अरे G20 की शुरुआत तो 1999 में हुई थी। आपका कौन सा नेता था? नेहरू जी तो नहीं थे 1999 तक, इंदिरा जी भी नहीं थी, राजीव जी भी नहीं थे। तो फिर हर चीज का श्रेय लेना, भारत ने खुद भी कुछ किया है। मैंने जब G20 का जिक्र किया था, मैंने एक बार नहीं बोला कि कैसे हमने G20 की अध्यक्षता में हम कुछ छीन के लाए हैं, जीत के लाए हैं, ऐसा तो नहीं बोला। G20 की अध्यक्षता हमारे पास आई है। उस अध्यक्षता में आज के समय में भारत का हम कैसा परिचय पूरे विश्व को दे रहे हैं, वो बात हमको पता होनी चाहिए। और इतना ही अगर हमें पुराना याद करना है, आज दिन नहीं है अशुभ बातों को करने का, पर फिर तो जो पटल हमसे खो दिए गए, जब नेहरू जी के कारण हम आज तक यूएनएससी में नहीं आ पाए, वो सीट चाइना को दे दी गई, फिर तो उसको भी याद किया जाएगा। पर रजत जी, मेरा मानना यह है कि खास करके जब तक ये समिट चलती है, इन 3-4 दिनों में हमें भारत की ताकत की बात करनी चाहिए। और भारत ताकतवर है। हम लोग, हो सकता है एक वर्ग हो देश में, बीजेपी की अपील है विपक्ष से। मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं। 3-4 दिन जो है आ रहा हूं जी, पूरा कर रहा हूं, 10 सेकंड कंप्लीट करिए। हमारे भारत की एक ताकत है। हो सकता है हमारे देश में एक वर्ग हो जो उस ताकत को ना पहचानना चाहता हो, पर आज के समय में जब वास्तव में विश्व टकटकी लगाए हुए भारत को देख रहा है, और ऐसा समय जब हम लीडरशिप दे रहे हैं, उस समय में हमें अशुभ बातें नहीं करनी चाहिए, ताकत को पहचानना चाहिए। ठीक है महिमा जी, बीजेपी की अपील है, कम से कम ये जो 2-3 दिन है, ये देश वाले, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, सपा, बसपा ना किया जाए, भारत की बात की जाए। जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे थे, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति भी नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जब आसियान इंडिया समिट में जाते हुए लिख रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, लेकिन आसियान समिट इंडिया में तो भारत नहीं कर सके, उस समय इनको नहीं समझ में आया कि ये क्या चेहरा दिखाने जा रहे हैं। G20 होने जा रहा है देश के अंदर, और ये क्या चेहरा दिखाने जा रहे हैं भारत का। इन्होंने ठीक कहा, 1999 में G20 की शुरुआत हुई, बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस की उससे पहले भी हुई, उसके बाद भी हुई बहुत से समिट्स की, लेकिन 1999 तक आते आते 47 से 99 का जो सफर था, चाहे वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रही हो, चाहे वो पंचशील प्रिंसिपल्स रहे हो, मैंने जो बात कही उसको शायद भाजपा के प्रवक्ता नहीं समझ पाए दुरुस्त तरीके से। मैंने ये कहा कि उस समय तक, उस स्तर तक आने के लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है भारत को लाने के लिए,
उस स्तर तक हिंदुस्तान, भारत, इंडिया को उस स्तर तक उससे पहले की सरकारें लाई। जैसे कि जब कोई सेंचुरी लगाता है मैच के अंदर, तो आखिरी के 10 रन किसने बनाए सिर्फ उसी को श्रेय नहीं जाता। पहले की जो सरकारें हैं वो इस स्तर तक लाई। जिस होटल में आप होस्ट करने जा रहे हैं, वो होटल कौन सी सरकार के रहते हुए बना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सी सरकार के अरे रहते हुए पूरा बना। देश गांधी लेकिन परिवार ने भाजपा की बनवाया, सब आदत है कुछ छाती आपका है। पीटने की। देखिए सब कुछ अनुशासन आप हीनता, एक ये कुछ भी बोल रहे थे, ओल सिद्धार्थ जी, जलूल एक में बार बीच में कंप्लीट नहीं कर बोल लेने रही दीजिए। थी। लेकिन महिमा जी, भाजपा के अंदर धैर्य नहीं है। लेकिन भाजपा बीजेपी इस अफसर से बात का बाहर तो श्रेय निकलकर ले बोलना सकती चाहती है। है, भाजपा होटल्स अफसर की भी बात छीनना आपने चाहती करी, है और श्रेय भी छीन लेना चाहती ठीक। है, अपने सर पे लेकिन अकेले वो सेहरा बांध लेना चाहती महिमा है जी, भाजपा है। बीजेपी कह रही है कि रातों रात ओपेरा से बड़ा मंडपम जो बनाया है उसका श्रेय तो दे दीजिए। रजत जी, रातों रात नहीं बनाया, कितने साल से उसका कार्य चल रहा था वो आपको भी मालूम है। उसको कब पूरा होना था और कब जाकर के पूरा हुआ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात पूरी करने जा रही थी। इन्होंने अशुभ की बात की। अशुभ जब विश्व देखता है मणिपुर, जब विश्व आ रहा है देश के अंदर और मणिपुर जल रहा है, जब देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा भाजपा की वजह से फैल रही है, जैसे आपको याद होगा गुजरात के अंदर ट्रंप आए थे तो कैसे स्लम्स को छुपाने के लिए एक दीवार बना दी गई थी। वो दीवार भाजपा के दिमाग में है। ये सोचते हैं कि पेंट कर देंगे सुनहरा तो जो देश के अंदर अशुभ घट रहा है वो सामने नहीं आएगा किसी के। ये उस कबूतर की तरह है जो बिल्ली सामने आने पर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है मेरा शिकार नहीं किया जाएगा। ये भाजपा जो है जितनी नकारात्मकता से भरी हुई ठीक है, है। इस समय जितनी सिद्धार्थ जी, एक नेग्लिजेंस छोटा सा के रिप्लाई, साथ फिर चल रही सोनी जी है, के पास ये जाना है। घातक है देश के लिए। मैं मणिपुर बहुत अशुभ छोटा है, रिप्लाई दे रहा हूँ, मणिपुर को रजत जी, संबोधित मैं कीजिए, बहुत मणिपुर छोटा पर जवाब दे रहा बात हूँ। कीजिए। अभी महिमा जी जो बात करी थी ना, ये होटल जिनमें वो ठहर रहे हैं वो किनकी सरकारों में बने, तो जिन स्लम्स की आप बात कर रही हैं वो भी किनकी सरकारों के कारण थे, याद करना। 2.5 करोड़ परिवारों को आप आज इन्होंने तक वो आजादी में बिजली नहीं पहुंचा पाए, उनको हमारी सरकार में आकर के बिजली पहुंची, लोगों को पक्का घर नहीं दे पाए, उसको भी कभी याद करिए। झूठ। देश में जो हुआ, झूठ। मैं भी आया, आप भी आए, जो पैदा हुआ, जिसने जो किया वो कांग्रेस के कारण किया, खराब कुछ नहीं किया। और अगर यही ये G20 कांग्रेस के राज में हुई होती ना महिमा जी, तो अभी भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी लिस्ट आई होती कि क्या बनाने में कितना खा लिया और किसने खा लिया। भूल गए कॉमनवेल्थ, एक मौका मिला था पूरे विश्व में हमारा चेहरा दिखाने के लिए, पूरे अंतरराष्ट्रीय अखबारों में छप गया था कि कॉमनवेल्थ का स्कैम कैसे पूरे देश को लूट चुका है। इसलिए आप वो याद मत दिलाइए दिन, ये भारत बदला हुआ भारत है। आपके दौर का भारत होता तो G20 भी हो रहा होता, रोटेशन वाला भी या नहीं, वो भी एक सोचने की बात है। महिमा जी, रजत जी, मुझे उत्तर देने दीजिएगा। दे रही है मुझे, सोनी सर उत्तर के पास देने जाना है दीजिएगा। बहुत ये जल्दी। जब ये जिस गरीबी की बात कर रहे हैं, वो गरीबी जब ये 80 करोड़ लोगों को राशन बांटते हैं ना मुफ्त का, जो कोविड के अंदर जो करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे वापस चले गए, ये भूल जाते हैं कि जो स्लम्स रह गए वो स्लम्स हैं जो कांग्रेस निकालते निकालते, गरीबी हटाते हटाते आज हम उनको ले आए थे 2014 से पहले, करोड़ों परिवारों को गरीबी से ऊपर ले आए थे। कोविड में और इनके राज में वो वापस धकेल दिए गए। ये बोलते हैं कि हमने इतने परिवारों को उठा दिया, 80 करोड़ को राशन बांटते हैं। ये बात कर रहे हैं कि जो है यहाँ पर विश्व को जो चेहरा दिखाई देगा। मैंने इनसे मणिपुर के ऊपर जवाब मांगा, ये नहीं बोलेंगे। ये बोल रहे हैं कि दीवार बनाने वाली जो हम बात कर रहे हैं, ट्रंप की बात कर रहे हैं। उस समय, आज ट्रंप का हाल आप देख लीजिए अमेरिका के अंदर, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जाकर के ट्रंप के लिए वोट मांग रहे थे अमेरिका के अंदर। तो ये भाजपा है, ये भाजपा की असलियत है। जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शब्द क्या चयन करने हैं। बोलना चाहते थे मेरे परिवारजनों, बोल रहे थे मेरे प्रियवारजनों, क्योंकि कंफ्यूज हो चुके हैं पूरे तरीके से। आज भारत बोलना है कि इंडिया बोलना है? अरे भारत बोलिए, इंडिया बोलिए या हिंदुस्तान बोलिए, और मणिपुर को बचाइए, देश की बेटियों को बचाइए, महंगाई घटाइए। सिद्धार्थ जी आ रहा हूं, सोनी सर के पास। सोनी सर, 3 बड़े मुद्दे जिन पर सबकी नजर होगी, जितने लीडर्स आ रहे हैं वो भी उन 3 मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। क्या वो मुद्दे आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी, डाटा ट्रांसफर, क्या यही 3-4 मुद्दे हैं जिसको लेकर देश आपस में बातचीत करेंगे? रजत जी, जो इस शिखर सम्मेलन के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि शेरपाज ने अप्रूवल दे दी और वो अब ये पास भी हो जाएगा, साइन भी हो जाएगा, वो है अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाना, जो कि भारत ने पहल की थी और बाकी सारे G20 देशों ने हामी भर दी है। और वो शिखर सम्मेलन वो फाइनलाइज होकर साइन भी हो जाएगा। तो एक इस मुद्दे, ये बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा होगी, जो कि भारत बहुत सक्सेसफुल होगा इसको बाकी मेंबर्स से हामी भरने के लिए। दूसरा जो मुद्दा
सारे देश के नेताओं के सामने होगा इस शिखर सम्मेलन में, वो होगा जो सप्लाई चेन्स ये डिस्टर्ब हुई हैं और जो महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। हालांकि कई देश रूस यूक्रेन युद्ध के मेंशन से वो कह रहे हैं कि हम उसे डॉक्यूमेंट में नहीं शामिल करेंगे, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे, क्योंकि जैसे जनरल सुधाकर जी ने सही बताया कि ये एक इकोनॉमिक फोरम है, इसको जियोपॉलिटिकल फोरम नहीं बनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि कुछ देशों ने इस शिखर सम्मेलन को हाईजैक करने की कोशिश की है और पहले भी हमने देखा कि बाली में भी वो डिक्लेरेशन नहीं साइन हो चुका था, कि हो सका, क्योंकि कुछ देशों ने अपनी जो नाराजगी दिखाई थी। और तीसरी चीज जो सामने आएगी वो है क्लाइमेट चेंज। इस G20 जब से ये स्थापित हुआ है तब से काफी एक तरक्की हुई है क्लाइमेट चेंज में और पोल्यूशन लेवल्स कई शहरों में कम आए हैं पूरी दुनिया में। तो मेरे नजरिए में जो 3 अहम मुद्दे डिस्कस होंगे वो होंगे अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और तीसरा क्लाइमेट चेंज। ठीक है सुधाकर जी, आपके पास भारत क्योंकि मेजबानी कर रहा है तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कल आ रहे हैं वो भी होंगे। बायलैटरल में क्या उम्मीद है आपको बायलैटरल से, क्योंकि माना ही जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल टॉक्स हो सकती है। बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आज के दिन में जो बाइडेन है या नरेंद्र मोदी हैं, ये सवाल मैं हमारे दर्शकों के सामने मैं पेश करना चाहता हूं, उनको डिसाइड करने दीजिए। देखिए, हम अभी तक जो चर्चा किए हैं, आपको मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये एक मेन स्ट्रीम चैनल होने के नाते, एक इंटरनेशनल चैनल होने के नाते आप ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो बहुत कम चैनल को टच करते हैं। जो पॉइंट आप कह रहे हैं कि क्या हो सकता है बायलैटरल डिस्कशन बिटवीन नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में, मेरे विचार के मुताबिक सबसे पहला चीज आज के दिन में दोनों के मन के अंदर होना चाहिए अपना अपना नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट। कोई ऐसा देश नहीं है जो अपना नेशनल इंटरेस्ट को पांव के नीचे दबा के इतना पूरा स्टेटमेंट टाइप हो जाए, पूरा अपने देश को सरेंडर कर देगा। जो बाइडेन वही चीज अपना मन में लेके आए हैं जो अमेरिका को जरूरत है। अमेरिका को जरूरत क्या है? यूक्रेन की जीत नहीं, इंडो पैसिफिक की जीत नहीं। अमेरिका को मेरे सोच विचार के मुताबिक आज के दिन में रिक्वायरमेंट है 2024 में डेमोक्रेट्स इलेक्शन में आना चाहिए। ये जब तक हम समझ जाएंगे तब तक हमारा सब कुछ, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। इसी तरह आज के दिन में नरेंद्र मोदी के मन में अगर कुछ है, इसके मैं जो कहने जा रहा हूं इसके अलावा अगर कुछ है, ये बहुत बढ़िया है। वसुधैव कुटुंबकम उन्होंने बोला है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। बहुत बढ़िया तरीके से एक उसका एक्रोनिम बनाया है इस समिट का। लेकिन आज के दिन में मेरे विचार के मुताबिक देश का जो अहम मुद्दा है, जो सेंट्रल पॉइंट, वो होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी। पर्टिकुलरली जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ और इसी के साथ जुड़ा हुआ है म्यांमार के बारे में बहुत कम चर्चा हो रहा है, क्योंकि म्यांमार के वजह से बहुत कम लोग कहते हैं और जोड़ते हैं। मणिपुर का अगर क्राइसिस हुआ है, ये म्यांमार की वजह से। ये चाइना का एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हिंदुस्तान का एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नकारा करने का तरीका है ये। तो इसी तरह पाकिस्तान को उन्होंने काफी हद तक अपने गोद पे ले रखे हैं। चाहे कुछ भी स्थिति हो जाए, चाइना पाकिस्तान को छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको गेटवे चाहिए, सिक्योर एक्सेस चाहिए, वार्म वाटर पोर्ट इन अरेबियन सी। ये इसको सेंट्रल पॉइंट रख के हमारा सिक्योरिटी को सेंट्रल पॉइंट। और इसके अलावा 1200 आइलैंड टेरिटरी है, कहीं पे कोई भी इनिमिकल फोर्सेस आके एक कोई दुश्मन या कोई विद्रोही एक फटाका जला देता है तो पूरा नेशनल सिक्योरिटी के अटेंशन उस तरफ चला जाएगा। और तीसरा पॉइंट आज है इंडियन ओशन रीजन वो नहीं रहा जो 10 साल या 15 साल पहले था। आज के दिन में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे स्ट्रेटेजिक राइवलरी इंटेंसिफाई होते जा रहा है। कुछ दिन पहले चाइना ने 19 सब सरफेस लेवल के जो टोपोग्राफी है उनका नाम चेंज कर रखे हैं इंडियन ओशन रीजन में। आप मान के चलिए ये ओमान से लेके मैडागास्कर तक तो 2000 किलोमीटर हमारा अरेबियन सी से दूर इंटरनेशनल वाटर इन इंडियन ओशन रीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस किस्म की और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। समय को मद्देनजर रखते हुए दूसरा चीज मैं कहूंगा कि यस, जब ग्लोबल समिट होता है तो ग्लोबल समिट में नेशनल इंटरेस्ट को सेंट्रल पॉइंट रखते हुए एक नॉन पोलराइज्ड,
एक यूनिफाइंग फोर्स की जरूरत है, ठीक है। जो आज हिंदुस्तान के अलावा और कोई देश दिखा नहीं पा रहा है। ये सारे देशों को जोड़ के सामने हमारा आना चाहिए, इंडो पैसिफिक, ठीक है। जिसके थ्रू 85% ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग एक्टिविटीज ठीक है गोइंग सर, ऑन। आ रहा हूं। एक बार महिमा जी के क्लाइमेट पास। चेंज। महिमा जी, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है, एक समरी के लिए, क्योंकि ये मामला देश का है, ठीक है। एज अ विपक्ष, जैसा कहा सुधाकर जी ने कहा, चुनाव तो दिमाग में रहेगा ही। अगर ये आयोजन है, सफल आयोजन है, तो ठीक है, कुछ क्रेडिट तो बीजेपी लेगी कहेगी नहीं साहब हमने कराया। लेकिन उसके ऊपर अगर सोचा जाए कि हाँ भाई देश में G20 हो रहा है, राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं इतने देशों के, एक सफल आयोजन अगर होता तो विपक्ष कैसे देखता? विपक्ष आज इसलिए चिंतित है देश की गरिमा को लेकर और देश की रेपुटेशन को लेकर, क्योंकि जब विश्व से आने वाले मेहमान अखबार उठाएंगे तो सुर्खियां देखेंगे कि एक विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें विपक्ष से संवाद भी नहीं किया गया। अभी मेजर जनरल सुधाकर जी बहुत ही विद्वान हैं और वो बात जो कर रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा पर, बिल्कुल उचित है। रजत जी, हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा के प्रवक्ता के माध्यम से भाजपा से कि क्या भाजपा यहाँ पर वो जो नक्शा जारी किया गया है जिसमें अरुणाचल और अक्साई चिन को चीन का हिस्सा बता दिया गया है, क्या उस पर सवाल उठाएगी चीन के प्रतिनिधि से? क्योंकि सुधा जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए, इंपॉर्टेंट अपने सवाल आप में है। एक तमाचा है वहां, जिन्होंने कहा सब चंगा सी, ना कोई सुधा गुस्सा जी, ना कोई आया, एक बार इस पर उनके रिप्लाई मुंह कर पर तमाचा है दीजिए। कि, विपक्ष कह रहा है साहब जिन- स्पेशल सेशन बुलाया है, जो चीन ने नक्शा जारी किया है, उस पर क्या पड़ी? देखिए रजत जी, मैं इसका जवाब दूंगा, पर आप मेरे को कुछ का समय दीजिएगा। चाइना से लगातार हमारी बातचीत चल रही है, 19 राउंड्स की बातचीत हुई है। बहुत फोरम्स पे ऑलरेडी ये बताया जा चुका कि क्लोज डोर बातचीत अलग अलग लेवल्स पर जो हुई है, और अभी ब्रिक्स सम्मेलन में भी हमारे विषय सामने सामने हुए थे। ऐसे समय में बहुत उसी के बाद तो नक्शा particular जारी हो चीजों के गया। लिए होती हैं। वही बहुत फोरम्स पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए होते हैं। अब किस फोरम पे कहां करना है, कुछ चीजें नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी की होती हैं। दो हमारे साथ अभी इस पैनल पे पूर्व सेना के हमारे अधिकारी बैठे हैं। कुछ चीजों से हमें परहेज करना चाहिए रजत जी। मुझे लगता है हर विषय में हम कोई नाक नकुर करना या ये ठीक है। करना, हमारी सेना माफी कुछ के साथ बातचीत कर रही है, वक्त उसको की समझना थोड़ी चाहिए। कमी है। तमाम मेहमान आप सब आए, कीमती वक्त निकाला देश के सवाल के लिए, बहुत शुक्रिया। G20 के लिए दिल्ली सच के तैयार है, भारत मेजबान है। इससे भारत की साख विश्व स्तर पर बढ़ेगी। इंतजार रहेगा, देखते रहिए।